कंप्लीट हो गया था, डायपोल को छोड़ो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको क्या बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स, फ्लो। क्या बताया? फ्लो, है ना। फ्लो। तो जैसे एक टैंक का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है इनफ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज इनफ्लक्स, आउटफ्लो इज कॉल्ड एज आउटफ्लक्स, यानी आउटफ्लो। आउटफ्लो। ठीक है। सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो देखते हैं बेटा, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक से पढ़ते हैं फिजिक्स में। ठीक है। फिर हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी थी। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे या फिर किसी वायर पे या रोड पे या केबल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कैसे डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी से, राइट। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या आया था हमारा, कूलम्ब पर कूलम पर कूलम पर पर मीटर। मीटर। ठीक है। फिर एरिया पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको कैसे पढ़ते हैं, कूलम पर मीटर कूलम पर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर एक स्क्वायर। एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है तो कूलम पर मीटर स्क्वायर से पढ़ लिया। ठीक है। और अगर किसी वॉल्यूम पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कैसे पढ़ते हैं, कूलम पर कूलम मीटर पर क्यूब। मीटर कूलम क्यूब। पर मीटर क्यूब। कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो हमने फिर पढ़ा कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और कोई ब्लू कलर का, जैसे यहाँ पे एरिया ड्रॉ कर रखा है मैंने, तो दिस ब्लू कलर एरिया एंड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इनका डायरेक्शन सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, द मैक्स। भूल रहे हो, जो मिनिमम बोल रहे हो वो लोग एरिया को ले रहे हो। एरिया इज परपेंडिकुलर बट एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से। अभी बताया था ना कि जब भी किसी एरिया को लोगे तो एरिया वेक्टर उसके एक्चुअल एरिया के परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है। तो इन दिस केस यहाँ पे एरिया इज अलाइंड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो जब एरिया वेक्टर एस वेक्टर और ई वेक्टर दोनों आपस में क्या रहेंगे, पैरेलल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम। मैक्सिमम रहेगा। ठीक है। और जब ये दोनों 90 डिग्री पे हो जाएंगे, एरिया वेक्टर और मिनिमम। तो फिर मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम क्या, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, मिनिमम का यस मतलब सर। जीरो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है बेटा। तो ये हमने डिस्कस किया था, जैसे एरिया है तो उस पर परपेंडिकुलर रहेगा, इस केस में आपका मैक्सिमम रहेगा। कोई थीटा एंगल होगा यानी टिल्ट हो गया मान लो, जैसे सिमुलेशन दिखाया था, तो धीरे धीरे घटता जाएगा और मिनिमम हो जाएगा। देन फिर हमने डिस्कस किया कि एरिया का मैग्नीट्यूड बढ़ा दोगे, बड़ा साइज का एरिया लोगे तो फ्लक्स ज्यादा रहेगा, और छोटा ज्यादा एरिया लोगे तो फ्लक्स कम छोटा रहेगा, कम हो जाएगा। कम रहेगा। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस पे क्या होगा, बढ़ेगी कि घटेगी, सर डेंसिटी ऑफ फील्ड बढ़ेगी। लाइंस बढ़ जाएगी, और डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन बढ़ेगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगी। बढ़ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली एरिया बढ़ेगा तो वो तो है ही। और अगर एंगल का भी बताया कि एंगल जीरो रहेगा यानी पैरेलल रहेंगे दोनों वेक्टर्स तो मैक्सिमम फ्लक्स, और 90 डिग्री पे तो जीरो फ्लक्स। ठीक है। फिर हमने डिराइव किया था एक्सप्रेशन जो क्या आया था, ई डॉट एस यानी कि ई एस कोस थीटा। ठीक है बेटा। इसके बेसिस पे फिर हमने क्या किया था, क्वेश्चन, अच्छा कर लिया था कि नहीं करा ये बताओ, कर नो लिया, सर, क्वेश्चन नहीं नो हुए। सर, नो क्वेश्चन सर, नहीं किया था। ये नहीं किया था ई एस कोस थीटा, वो हो गया था सर, क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं किया था ना, ये तो यही तो पूछ रहा हूँ, ये तो हो गया था। ठीक है। हम इस क्वेश्चन पे ये वाला भी कर लिया था हमने, ई एस कॉस थीटा निकाल के डॉट प्रोडक्ट 31 आया था। यस सर। ठीक है। इसके बाद हमने एक और क्वेश्चन था ये वाला, इस पर थे, इस क्वेश्चन से हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग एक बार फिर से ट्राई करो सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एवरीबडी सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा, है ना। पढ़ो, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, सोचो कैसे कर सकते हो, थोड़ी देर में हिंट्स दूंगा फिर सॉल्व करा दूंगा। तो तब तक आप मेहनत करो, देखो कैसे करोगे, हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस थिंग। सर पिछला क्वेश्चन नहीं किया था। पिछला हो गया था, तमनप्रीत, हो गया था ये वाला, हो गया था यार ये क्वेश्चन, चलो फिर नो से, सर। हो गया नहीं था, सर, ये नहीं हुआ था नहीं हुआ था, वाह वाह वाह, भूल जाते हो तुम सर। लोग, कोई नहीं, करो, अब कर लो एक बार फिर से कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय ई वेक्टर और एस वेक्टर आपको दे रखे हैं, आपको निकालना है फ्लक्स कितना होगा, व्हाट विल बी द फ्लक्स।
जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करेंगे। करो भाई सब बच्चे, इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या इशू आ रहा है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन एज E इज इक्वल टू 5 i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, एरिया वेक्टर, है ना। तो एस वेक्टर भी दिया हुआ है, ये क्या दिया है, i कैप प्लस 2j कैप और 3k कैप, ठीक है। फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, फाई इज इक्वल टू E dot S vector. ई डॉट एस। तो क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट लेना है इन दोनों का, 5 i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट करना नहीं आता क्या, बताया था यार मैंने, क्या करोगे, जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नहीं निकाल रहे थे तो हमने किया था यार डॉट प्रोडक्ट वहां पे। तो 5 i कैप का, आई कैप और आई कैप वालों का, यानी कि 5 × 1 प्लस 4 × 2, ये 4 और 2 को ले लो, प्लस 6 और 3 को ले लो, 6 × 3, तो कितना आएगा, इसको ऐड करो, इक्वल्स टू 5 × 5 8 प्लस 6 × 3 18, सब ऐड करोगे 31। और यूनिट क्या होता है फ्लक्स का, न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपका यूनिट आएगा, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 31 इज द आंसर। कितने बच्चों का आ गया ये आंसर 31, ठीक है। तो ये जो है, सब बच्चे जिनको समझ नहीं आया वो डॉट प्रोडक्ट को समझो। कि पहले क्या करेंगे, 5 i कैप इंटू 1 i कैप, तो 5 × 1, 4 × 2, देन 6 × 3, और सबको ऐड कर दो। तो ऐसे होता है डॉट प्रोडक्ट अगर कंपोनेंट वाइज वेक्टर दे रखा हो बेटा तो, ठीक है। चलो, किस बच्चे को डाउट है अब इसमें, एक बार पूछ लो यार, है ना, डाउट है तो पूछ लो। आगे बढ़े, Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करो,
अब करो इसको, इसमें दिमाग लगाओ, 2 मिनट अच्छे से पढ़ो इसको, क्या पूछा हुआ है, हाउ वी कैन कैलकुलेट।
समझ आया बेटा? Yes, sir. ठीक है, क्या आंसर आया फाइनली आपका? The Q by epsilon. Q बाय एप्सिलॉन। ये इसको कैसे करेंगे हम लोग? ये इसका सॉल्यूशन देखो। लेट अस अज्यूम Q इज पॉजिटिव, तो चार्ज Q है आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखो चार्ज इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, तो इससे जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो हमेशा क्या होंगी? इस स्फेरिकल शेल के परपेंडिकुलर रहने वाली है ना। या फिर बोलें कि एरिया वेक्टर, अगर यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लूँ मैं, उस एलिमेंट का जो वेक्टर होगा एरिया वेक्टर, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ही होगा। जैसे अगर इस जो हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइन है उधर हम एरिया वेक्टर ले लें एक, तो इससे परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी बेटा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पॉइंट करेगी। तो ऐसा हर एक पॉइंट पे होगा, एट एवरी पॉइंट ऑन दिस स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, यानी थीटा हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा बेटा। तो ई डी एस कॉस जीरो लेंगे और हमें क्या मिलेगा? कोस जीरो तो 1 हो गया, और ई आपका कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो केवल हमें इंटीग्रेट करना है एरिया को, और हमें पता है टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है बेटा? 4 से 4 पाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम दिस चार्ज हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, जो कि आपका है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई 4 pi आर r स्क्वायर। square. दोनों वैल्यूज डाली, के को रिप्लेस किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, क्यू अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज 4 पाई आर स्क्वायर रहा, तो 4 से 4 कट गया, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा बेटा? क्यू अपॉन Q upon E naught एप्सिलॉन half. नॉट। यहाँ पे क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फेरिकल शेल इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब कितने बच्चों को इसमें डाउट है? हैंड रेज करो और पूछो जिनको डाउट है। सर ये पूछो। परपेंडिकुलर वाला फिर से एक्सप्लेन करना। परपेंडिकुलर क्यों रहेगा? अच्छा देखो, रेडियली आउटवर्ड इमर्ज करेगा बेटा चार्ज, है ना। यस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड इमर्ज करेगा, और जो चार्ज है वो सेंटर ऑफ द स्फीयर के ऊपर है। तो आपको ये लगता है कि ये सिमेट्रिकली जाएंगी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? यस। तो जब रेडियली आउटवर्ड इमर्ज करेगा इधर से, तो आप ये दोनों जो स्फेरिकल चार्ज और आउटर स्फीयर दोनों कंसेंट्रिक हैं, एक ही सेंटर पे हैं, दोनों का सेंटर एक ही है, बाहर वाले रेड कलर का स्फीयर का भी और चार्ज का भी। तो ये चार्ज से अगर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इमर्ज कर रही हैं, तो स्फीयर के सरफेस से भी तो हमेशा परपेंडिकुलरली इमर्ज करेंगी रेडियली आउटवर्ड, जिसको बोलेंगे एट 90 डिग्री। ठीक है, तो सरफेस आपका, सरफेस ऑफ द स्फीयर विल ऑलवेज बी एट 90 डिग्री टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और सरफेस वेक्टर की बात करें तो वो हमेशा पैरेलल होगा, है ना, क्योंकि सरफेस वेक्टर हमेशा क्या रहता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहता है। यस यस ठीक है, ओके। अब डाउट है और पूछो भाई, और डाउट है तो पूछो। चलो, तो ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, कि Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये गोज लॉ यहाँ से निकलेगा। ठीक है, कि कोई चार्ज था एक क्लोज्ड स्फीयर के अंदर रखा था, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद जो है ना, आपको मैं कराऊंगा किसका? गोज लॉ में ये याद दिलाऊंगा कि Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, आज ही करेंगे, याद रखना बस इसको। ठीक है, चाहे हेड डाल लो, एक नोट डाल लो कि टोटल चार्ज लिखो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसे लिखो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, where Q is charge enclosed by the surface, where Q is charge enclosed by the surface, where Q is charge enclosed by the surface। लिख लिया बेटा? Yes, sir. क्या लिखा? कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है,
चलो अब ये याद दिलाऊंगा जब आपको याद है। फिर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको बता दिया था। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें, लैम्डा, तो अगर चार्ज आपका लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, लेंथ पे, तो क्या बोलेंगे, इफ टोटल चार्ज इज क्यू एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लेंथ ऑफ कैपिटल एल, तो फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, लैम्डा इज Q इक्वल टू by क्यू अपॉन एल। ठीक है, ये लिख लो, ये लिख लो, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। क्यू इज टोटल चार्ज, एल इज टोटल लेंथ, और लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका यूनिट क्या होगा, कूलाम्ब पर मीटर। आप कूलाम सबको पर पता है मीटर। ये सारी चीज, बट एक बार लिख लो, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, और यूनिट है कूलाम्ब पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, और यूनिट है कूलाम्ब पर मीटर। ठीक है, अब इससे सेम कंसेप्ट अगर एरिया पे हो, अगर चार्ज आपका किसी एक एरिया पे चार्ज अपॉन एरिया। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्यू बाय ए, तो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। Here Q is total charge, A is total area, और इसका यूनिट क्या आएगा बेटा, कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर। per meter. कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर है ना, तो कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट। लिख लो ये भी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, और ये आपका कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है जी, चलो इसके बाद बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से लिखते हैं, इसका क्या होगा, क्यू बाय वी, टोटल V चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, volume और यूनिट क्या आएगा, कूलाम्ब पर मीटर meter क्यूब। cube. कूलाम्ब पर मीटर क्यूब इज द यूनिट फॉर दिस, है ना, कूलाम्ब पर मीटर क्यूब। ये भी लिख लो, सी बाय m3, कूलाम्ब पर मीटर क्यूब। तो आपका आ गया क्या, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लिख लिया बेटा सबने ये। Yes sir. Yes. यस यस। चलो अब एक क्वेश्चन करोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन करो आप सब लोग। दिस इज द क्वेश्चन, uniformly charged conducting sphere of 2 meter diameter has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square। surface charge density है तो कूलाम माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर आ गया ना, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर। करो, जिनका आंसर आएगा हैंड रेज करना तुरंत।
आया आंसर बेटा? Yes. Yes, sir. देखो क्या दिया है Yes, sir. क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2 मीटर डायमीटर, ठीक है, डायमीटर दिया 2 मीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं एरियल चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो एरिया कैलकुलेट कर ले, है ना। Yes, sir. हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम एरियल चार्ज डेंसिटी बोलते हैं वो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। अब हमें ए दे दिया और सिग्मा दे दिया तो हम क्यू निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज Yes, sir. इक्वल Yes, टू sir. सिग्मा इंटू ए। ठीक है बेटा, सिग्मा तो क्वेश्चन नहीं दे रखा है, एरिया में निकालना है। तो शेप क्या है, स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 pi r square. 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 1.1. 1 मीटर है ना, क्योंकि डायमीटर इज 2 मीटर तो रेडियस कितना हो गया 1 मीटर हो गया, राइट। तो ये आपका आ गया 4 पाई और मीटर स्क्वायर इज द यूनिट। तो 4 पाई मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। सिग्मा आपको क्वेश्चन में दे रखा था तो सिग्मा की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, सिग्मा इज 80 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू एरिया, एरिया कितना है 4 पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, कितना आएगा आंसर, कितना आएगा बेटा 320 into 10 raised to 3 pi 320 into 4 10 पाई raised to 4 पाई इंटू 80 है ना, तो 4 पाई कितना आएगा 320 पाई 25 इंटू 10 टू द -6 पावर -6। ये आपका लगभग आएगा 320 इंटू पाई करोगे तो लगभग 1000 के आसपास आएगा, यानी 1008.4 और इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम्स, ठीक है, इतना माइक्रो कूलाम आएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, कैन वी डू समथिंग मोर? सर 4.8 आ रहा है 8.4 नहीं। 8.4 हाँ 104.8, ठीक है, गलती याद रह गया मुझे इसका, 104.8 है ना, ठीक है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं कि भाई ये आपका हो गया 1000 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो इसी को लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर -3 कूलाम्स, है ना। तो अगर ऑप्शंस दिए हो क्वेश्चन में तो 10 टू द पावर -3 कूलाम भी सही आंसर होगा, है ना, घबराना नहीं है भाई। 1000 माइक्रो कूलाम कितना होता है 10 टू द पावर -3 या 1 मिली कूलाम को ही तो बोलेंगे 1000 माइक्रो कूलाम, है ना। तो ये आपको आइडिया, तो आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी 10 टू द पावर -3 कूलाम्स, ठीक है। अब समझ आया चार्ज डेंसिटी का कैसे, अगर ऐसे वॉल्यूम के लिए दिया हो, लाइन के लिए दिया हो तो क्या करना है, ज्योमेट्रिकल जो आपके फिगर्स हैं उनका वॉल्यूम निकालना आपको आना चाहिए, लेंथ का पता ही है, लेंथ से डिवाइड कर दो डायरेक्टली, एरिया भी आपको पता ही है, क्यूब का एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का क्या होता है, ये सब आइडिया है आपको, राइट। अब आज जो अब इसमें देखा हमने टॉपिक में वो देखा ES cos थीटा इज टोटल फ्लक्स, राइट। और अगर नॉन यूनिफॉर्म दे रखा हो तो E.S और यहाँ पे आपको सरफेस का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पर ऐसा क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, इससे बेहतर रहेगा हम गोज लॉ सीखेंगे उसके बाद हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो बहुत सही समझ आएगा, ठीक है। उसके अलावा हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूलाज देखे, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए एंड रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी, ठीक है। इतनी बात समझ आती है तो गिव मी अ थम्स अप बेटा, ठीक है। चलो अब देखो ये बात जो आपको बताई थी उसको एक बार ध्यान करो, ये वाला क्वेश्चन, और इसको देखो, फ्लक्स के बारे में बात हो रही थी, फ्लक्स एनक्लोज्ड इन ए क्लोज्ड सरफेस कितना आता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट को याद रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, किसको बात करेंगे, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन की। तो लिखो हेडिंग गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करेंगे गॉस लॉ की, फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की। पहले गॉस लॉ है क्या, देखो गॉस लॉ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्या बताया था बेटा, जो लिखवाया था ना एक स्टेटमेंट, पढ़ना हो स्टेटमेंट को एक बार, आप लोग अनम्यूट करके पढ़ो उस स्टेटमेंट को जो लिखवाया था। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाह खिचड़ी बन गई, बढ़िया। where Q is charged enclosed by the surface.
ठीक है, तो खिचड़ी बन गई। ठीक है, क्या लिखवाया था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्जिंग आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड Closed बाय by द the surface. सरफेस। ठीक है, एनक्लोज्ड मतलब जो सरफेस के अंदर है चार्ज, है ना, सरफेस के अंदर चार्ज है, उसी को क्या बोलेंगे, एनक्लोज्ड चार्ज। अब ये स्टेटमेंट पढ़ो, क्या ये वही स्टेटमेंट है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही है क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। Absolute. The absolute permittivity in permittivity of ठीक air. है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, सब चीजें ठीक है। Q enclosed by epsilon naught is gives us the phi value. Phi is equal to Q enclosed divided by epsilon naught. अभी enclosed किसके अंदर होगा, एक सरफेस होगा जो हम खुद डिसाइड करेंगे या क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट। उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो देखो ये येलो कलर का सरफेस दिख रहा है आपको रेंडमली। yes, ठीक है, इसके अंदर जो चार्जेस रखे हैं, जो एनक्लोज्ड चार्जेस हैं, कौन कौन से हैं एनक्लोज्ड चार्जेस, Q1, Q2, Q1 है, माइनस Q2 है, माइनस Q3 एंड Q5 है। तो ये चारों के चारों चार्जेस इसके अंदर हैं। Q4 और माइनस Q6 इसके बाहर हैं, तो इनके बारे में हम नहीं करेंगे बात। हमारी ये वाले चार्जेस से हमें कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, इनकी वजह से फ्लक्स जीरो होगा, जो अंदर जाएगा फ्लक्स वही बाहर आ जाएगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं भाई, ये सरफेस था, ठीक है एक चार्ज इसके बाहर रखा है, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके थ्रू जितनी भी फील्ड लाइंस निकलेंगी बेटा, क्या वो इसको क्रॉस कर जाएंगी, भाई अंदर गई उतनी ही बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना, जो अंदर, जो फ्लक्स अंदर गया वो भी उतना ही, और जो बाहर गया उतना भी। चार फील्ड लाइन एंटर करी, चारों की चारों बाहर निकल गई, है ना। तो टोटल इनफ्लक्स एंड टोटल आउटफ्लक्स आर इक्वल। तो बाहर रखे हुए चार्जेस के बारे में गोज लॉ बात नहीं करता है। गोज लॉ ओनली डिस्कसेस अबाउट द चार्जेस विच आर एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो यहाँ पर टोटल चार्ज अगर बोलें, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दिस सरफेस एस, वो कितना है बेटा, नेट चार्ज Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q5। ठीक है, तो नेट चार्ज कितना है बेटा, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 एंड प्लस Q5। और गोज लॉ बोलता है कि टोटल फ्लक्स ड्यू टू दिस एनक्लोज्ड चार्ज इज नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या आएगी, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q5 बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो अब देखो गॉस लॉ हमेशा क्लोज्ड सरफेसेस के लिए ही ट्रू रहेगा। ठीक है, नो मैटर व्हाट इज द शेप ऑफ द सरफेस, नो मैटर व्हाट इज द साइज ऑफ द सरफेस, वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। ठीक है, पहले तो आपको सरफेस S1 दिख रहा है, इसका शेप क्या है बेटा, सरफेस S1 का, इट्स अ रेक्टेंगुलर सरफेस। ठीक है, S2 क्या है, S2 का कोई भी रैंडम शेप है, हमें नहीं पता कौन सा है, बट हमें तो शेप से बात ही नहीं करनी है, हमें तो शेप और साइज से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो केवल ये देखना है कि वेदर इट इज ए क्लोज्ड सरफेस और नॉट। दूसरा, वेदर सम चार्ज इज लाइंग इनसाइड दिस सरफेस और नॉट। अगर ये क्लोज्ड सरफेस है और इसके अंदर कोई चार्ज लाई कर रहा है, तो हम इजीली अपना क्या निकाल पाएंगे बेटा, हम इजीली फ्लक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो एक आपके लिए मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये बताओ इसमें 3 चार्जेस दिखाई दे रहे हैं आपको, Yes, yes, sir. sir. और 3 सरफेसेस भी दिखाई दे रहे हैं, S1 S2 S3। Yes, sir. Yes, sir. मुझे बताओ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड S1 क्या है, Plus Q1 minus Q2 plus Q3 upon epsilon. ठीक है, तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन S1 इज प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। ठीक है, S2 के अंदर टोटल चार्ज एनक्लोज कितना है, 0 सेम है। अरे जो सेम होगा सर। S2 के अंदर S1 है और S1 के अंदर चार्ज है, तो S2 के अंदर नहीं होगा, होगा। S2 के अंदर भी यही 3 चार्ज एनक्लोज्ड है, Q1 माइनस Q2 एंड Q3। S3 के अंदर सेम same है। तो अब आपको दिख रहा है कि शेप और साइज पे मैटर नहीं करता, शेप एंड साइज पे मैटर नहीं करता। जो आपका गॉसियन सरफेस है ना उसकी शेप पे मैटर करता, ना उसके साइज पे मैटर करता।
क्या चीज, फ्लक्स की वैल्यू। तो फ्लक्स की वैल्यू आपकी ना शेप पे डिपेंड करती है ना साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस पे डिपेंड करती है। देखो S1 के थ्रू भी फ्लक्स की वैल्यू निकालोगे तो Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी। S2 के थ्रू टोटल फ्लक्स निकालोगे तो भी Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी। और S3 के थ्रू भी अगर टोटल फ्लक्स निकालोगे तो वो भी Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। राइट, ठीक है बेटा। Yes. तो अभी तो ये ऊपर थे, अभी S1 और S2 के लिए लिखे, मान लो φ1 और φ2 दोनों बराबर होंगे, और क्योंकि सेम चार्ज है, यहाँ भी Q1 है माइनस Q2 Q3 है, Q1 माइनस Q2 Q3 है, तो Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू किसकी होगी, टोटल फ्लक्स थ्रू दीज गॉसियन सरफेसेस। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस से डरना नहीं है। गॉसियन सरफेस इज एनी सरफेस विच एनक्लोजेस सम चार्ज इनसाइड इट, जिसके अंदर कुछ चार्ज हो, क्लोज्ड सरफेस हो, वही क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस। Gaussian. ठीक है, अब और गहराई से समझ आएगा जब हम एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। राइट, ठीक है भाई। तो ये आपने देख लिया कि क्यू फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये सब आपका हो गया, कोई टेंशन नहीं है। सरफेस दैट इज चोजन फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे किसी ने हेडिंग नहीं, वो नोट्स नहीं किए, तो यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, कुछ भी शेप हो सकती है, either it can be some regular shape just like circle, or maybe some cylinder, or maybe some maybe some arbitrary shape, right बेटा। Yes. Yes, sir. ठीक है, चलो अब ये तो है डेरिवेशन इसका। ठीक है, गॉसियन का ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो क्वेश्चन किया था ना जिसमें हमने एरिया निकाला था अभी, Yes, sir. है Yes, ना, ये sir. वही डेरिवेशन। ठीक है, बस इसको एक बार समझा देता हूँ। देखो, गॉसियन सरफेस को इस तरीके से चूज करना है जैसे कि सारे की सारा इलेक्ट्रिक फील्ड या तो उसके परपेंडिकुलर लाई करता हो या उसके पैरेलल लाई करता हो। ठीक है, यानी कि गॉसियन सरफेस से या तो फील्ड लाइंस पैरेलली जा रही हो या फिर परपेंडिकुलरली। अगर ऐसा आप करोगे तो तो आपके लिए कैलकुलेट करना चीजों को इजी होगा। ठीक है, देखो अगर मान लो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि Zero. उस वाले Zero. पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं करेंगी, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। राइट, और अगर ये पैरेलल होंगे तो आपको पता है कोस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फिर आप डायरेक्टली क्या करो, जैसा हमने उधर किया था कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है और टोटल एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीज है, समझ ना आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और इसके बाद आपको एक फिर क्वेश्चन देता हूँ मैं। ठीक है, फिर हमें पता चलेगा कि कुछ समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो करो ये क्वेश्चन बेटा। A point charge q is placed at the center of a hemisphere. Find out the इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस हेमिस्फीयर। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन में कर देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फेरिकल पार्ट। हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऑफ दिस सरफेस। ठीक है बेटा, ये करो। एक चार्ज है, उसको स्फीयर के सेंटर पर रख दिया, और आपको हेमिस्फेरिकल पार्ट में से कितना फ्लक्स जाएगा वो निकालना है। करो, जैसे आंसर आए हैंड रेज करना बेटा।
शाबाश बेटा, जानवी, मोनिका, तमनप्रीत। क्या आंसर आया बेटा आपका? हाफ क्यूब ऑफ Q एप्सिलॉन by 2 epsilon naught. क्यू बाई 2 सर। क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट या फिर हाफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो यस सर। आपको पता है कि एक चार्ज है जो कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ द स्फीयर पे। तो बेटा ये स्फीयर ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, इसके Yes, sir. सेंटर पे एक चार्ज रख देते हैं हम। ठीक है, अब गोज लॉ क्या बोलता है कि जो फील्ड लाइंस इस सरफेस से निकलेंगी, इस चार्ज से निकलेंगी, वो किसके थ्रू पास करेंगी? स्फीयर से ही पास करेंगी। ठीक, यस सर। यस सर। Yes, sir. और क्या ये यूनिफॉर्मली रेडियली आउटवर्ड निकलता है पॉइंट चार्ज से फील्ड? Yes, sir. यस सर। तो टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू टोटल इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यस ठीक है सर। बेटा, यानी कि अगर स्फीयर, ये ग्रीन कलर का स्फीयर है, इसके अंदर जो चार्ज रखा है, तो इस स्फीयर को क्या बोलूं मैं, ग्रीन कलर को? इज दिस अ गॉसियन सरफेस? यस यस, सर। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है कि नहीं है? है। क्या इसके है। अंदर कोई चार्ज एनक्लोज्ड है? तो सर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं इसको गॉसियन सरफेस बोल सकता हूँ, राइट, या बोल सकती हूँ। ठीक है, टोटल Yes, sir. चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस स्फीयर इज कॉल्ड एज क्यू। तो अभी बोला जाए तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। Epsilon naught. ठीक है, उसके अलावा मुझे ये भी पता है कि पॉइंट चार्ज है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा रेडियली आउटवर्ड। तो अब अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं बेटा, अगर मैं स्फीयर को दो टुकड़ों में बांट दूं, ठीक है, एक अपर हेमिस्फीयर होगा, एक लोअर, तो जब टोटल फ्लक्स का कितना पार्ट आधे स्फीयर से जा रहा होगा? आधा पार्ट। आधा. भाई टोटल में जितना था उसका आधा अपर वाले पार्ट से, आधा नीचे वाले पार्ट से। तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीरिकल पार्ट कितना होगा? 5/2. हाफ। इज इक्वल टू 1/2 इंटू टोटल यस फ्लक्स। तो ये कितना आएगा? 1/2 इंटू क्यू बाय क्यू बाई एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन। मेरा फ्लक्स की वैल्यू आ गई। कर पाए? यस Yes, सर। yes, भाई देखो, sir. एक तो प्रोसेस था ई डॉट डी एस करके टोटल इंटीग्रेट किया, यही किया था ना हमने। यस भाई सर। ये यस वाला सर। रिजल्ट हमने वहां पे निकाला था ना, कैसे निकाला था? ई डॉट डी एस करके, और डी एस को आपने इंटीग्रेट किया तो 4 पाई r² आ गया था, और ई क्या आया था? के क्यू अपॉन आर स्क्र। वहां पे के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नोट रखी थी, फिर आर स्क्र को काटा था, 4 पाई को काटा था, फिर क्यू बाय एप्सिलॉन नोट आंसर आया था। ठीक है ना? अब गोज लॉ से हमें सीधा मिल गया। Yes, sir. यस, है ना? तो स्फीयर के अंदर चार्ज को रखा और क्यू बाय एप्सिलॉन नोट आंसर आ गया सीधा सीधा। कर पाए? यस सर। तो गोज लॉ अच्छी चीज है, याद रखने लायक है भाई। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है, चलो, हो गया, बहुत अच्छा आंसर आ गया। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं भाई। एक और क्वेश्चन करोगे? Yes, sir. चलो जी, हो जाओ स्टार्ट। जैसे आंसर आएगा सेम वही हैंड रेज करना है।
हाँ जी, आया आंसर बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो, देखो जिनका आ गया, छोटा क्वेश्चन है बहुत, 1 मिनट का। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल वॉल्यूम, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सराउंडिंग द टोटल चार्जेस 25 वोल्ट मीटर, what will be the flux over a concentric sphere of radius 20 सेंटीमीटर? ठीक है, बताओ क्या आंसर आया? 25 25 25 वोल्ट मीटर। तो जितना बाहर वाले, ठीक है, अब देखो क्या था, आपको आंसर दे दिया, फ्लक्स आपको दिया 25। अब ये वोल्ट जो आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है, ये अभी आपको पढ़ाऊंगा, है ना, लास्ट क्लास इसी की होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को कोरिलेट करेंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो आपको चार्जेस गिवन है, दीज चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको Q1 Q2 Q3 Q4 है, जो मैं आपको एक बार फिगर ड्रॉ करवाया था जहाँ पे 3 गॉसियन सरफेसेस S1 S2 S3 थे, सिमिलर वैसे ही है बेटा, अंदर वाला S1 बाहर वाला S2। तो आपको दिया कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द रेडियस 10 सेंटीमीटर वाले रेडियस के थ्रू आपको 25 दे दिया, तो 20 सेंटीमीटर वाले के में से पूछ रहा है, तो कॉन्सेंट्रिक है दोनों। अब 10 सेंटीमीटर वाला अंदर वाला स्फीयर है बेटा, इसमें से अगर फ्लक्स जो जाएगा वो बाहर वाले से भी तो पास करेगा ही करेगा, S2 से भी, ठीक है। तो आप इसके इसमें क्या बोलोगे कि अगर सर अंदर वाले के थ्रू फ्लक्स आप 25 वोल्ट मीटर बता रहे हो, तो बाहर वाले के थ्रू भी कितना आएगा? 25. तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों में ही एनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू बराबर है, तो फ्लक्स की वैल्यू भी दोनों की ही बराबर आएगी। तो इसमें तो कैलकुलेशन करना ही नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाया, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट है इसमें? नो सर। No, sir. ठीक, Sir. हाँ जी पूछो। No, sir. अच्छा नो सर बोला है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन करो, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब इफ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, एट द फेस ऑफ द क्यूब, एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ठीक है। Q चार्ज है, उसको 3 अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब या किसी में से भी होगा, वो क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला तो आपको बताइए, ये एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। अब 3 केस हैं, व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। बाकी सब बच्चे हाथ नीचे कर लो, जिनका आंसर आ गया केवल वो बताएंगे, वो हाथ ऊपर रखें, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द क्यूब पे रखा है, दूसरा है फेस ऑफ द क्यूब, यानी कि दूसरे केस में चार्ज फेस पे रखा हुआ है, ठीक है। और तीसरे केस में चार्ज कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं, इनमें आपको A B एंड C, तो आपको बताना है कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। जिनके तीनों आंसर आ जाएंगे वो हैंड रेज करेगा, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या होगा बेटा, व्हेन द क्यूब व्हेन Q by Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Epsilon naught. है ना, क्योंकि क्यूब इज ए क्लोज्ड सरफेस और ओपन, क्लोज्ड है, Closed. Yes. और क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है, तो फ्लक्स कितना आएगा, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। Yes, और sir. जब ये फेस पे रखा होगा तो क्या आएगा, Zero. फेस पे, जीरो क्यों आएगा? वाह वाह, अरे अभी हेमिस्फीयर का निकाला था, उसमें अगर मैं बोल दूं कि हेमिस्फीयर के फेस पे रखा है तो कितना आएगा? Q by epsilon. Epsilon naught. आया था ना। तो सिमिलरली इसमें देखो, क्यूब के अगर फेस पे रखा हुआ है, मान लो हम बात करें क्यूब का 2D प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं बेटा, है ना। इसका 2D प्रोजेक्शन अगर मैं ड्रॉ करूं तो क्यूब ऐसे साइड से एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, Yes, sir. Yes, Yes, sir. इसके फेस पे जो चार्ज रखा हुआ वो ऐसा सा दिखेगा, आधा अंदर आधा बाहर। Yes, sir. तो कुछ फ्लक्स इसका बाहर निकल जाएगा ऐसे फील्ड लाइंस, और कुछ Yes, sir. अंदर नहीं जाएगा। कुछ इसके अंदर जाएगा। तो फिर कितना फ्लक्स होगा Q पासिंग थ्रू by द 2 क्यूब? epsilon naught. Q by 2 Epsilon naught. सही बात है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और थर्ड वन का, Q एट by द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, Q by Q 8 by epsilon. Q by 4 epsilon. 3. ऐसे ऐसे तुक्के मत 3. मारो, ड्रॉ करके देखो कितने क्यूब होंगे जो एक चार्ज को शेयर करेंगे।
Q by 3 epsilon naught. 3 क्यों? Same. अच्छा एक बात सुनो 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 बेटा, सुनो आराम से। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, एक फिगर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, ये 2 क्यूब हैं। ये Yes. दोनों Yes. क्यूब ये दोनों क्यूब एक सिंगल चार्ज को शेयर कर रहे हैं आधा आधा, Yes, sir. Yes. Yes, है sir. ना? तो मैं अगर एक क्यूब के थ्रू मैंने पूछा कितना फ्लक्स आया, तो आपने बताया सर टोटल फ्लक्स तो होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि ये आधा आधा बांट रहे थे तो इसके थ्रू होगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके थ्रू होगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 epsilon naught. ठीक है। अब ये इमेजिन करो कि अगर ये एज पे रखा हो, मतलब एज फेस पे रखा था तो समझ आया, अगर ये कॉर्नर पे रखा हो इधर, तो कितने क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये चार्ज? Q by 2 epsilon. 4 में 8 में कितने क्यूब्स होंगे? 8, sir. 8 होंगे कि 4 होंगे? 4. 4. 4. ये देखो अलग 4. अलग 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 सुर में जो आपने, कोई बोले 4, कोई बोले 4, कोई बोले, अबे गलत आंसर है 4। Sir, 2. 8, sir. 8 होगा। 2। वाह वाह, तुमने केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ रखी क्या? वाह। ये देखो ये क्या है, ये कितने क्यूब हैं? 4. और ये कितने क्यूब हैं? 8, sir. 8. तो अब इमेजिन कर, अभी मैं, वाह वाह, बढ़िया सुरीली आवाज़ है आपकी, वाह। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे, अरे यार इरेजर क्यों आ रहा है? हाँ, यहाँ पे ऐसा होगा बेटा ये, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. और पीछे वाला ब्लू कलर का भी आ रहा होगा इधर, Yes, sir. आ रहा है? तो 2 क्यूब Yes, sir. इधर लेफ्ट साइड से वाइट कलर का आ रहा होगा, और आगे से रेड भी आ रहा होगा इसी के साथ साथ, Yes, sir. ठीक है? तो कितने क्यूब आ गए? ऊपर 4 और नीचे के 4, कितने के सेंटर पे? 8 टुकड़ों में बटा हुआ है ये चार्ज। Yes, Yes, sir. अब फोकस करें तो इसके अंदर से जो वो जाएगा, फ्लक्स जाएगा, वो 8 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। yes, sir. Yes. तो क्या आंसर आएगा व्हेन दिस क्यूब इज प्लेस्ड? Q by 8 epsilon. कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे कितना आएगा? टोटल फ्लक्स इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और उसका 1/8 पार्ट हो जाएगा एक सिंगल क्यूब से, है ना? सो द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन क्यूब इज 1/8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सर समझ वहाँ पे पाए? ड्रॉ करके बताओ। कहाँ पे ड्रॉ? सर ऊपर जहाँ पे पूछा, जहाँ पे एक ही क्यूब है कॉर्नर पे रख के, अच्छा, वहाँ। पूरा ड्रॉ करूं? कितना टाइम लगेगा? नहीं सर, थोड़ा सा ही मतलब हिंट दे दो ना। वहाँ पे पता नहीं लगा, वहाँ पे तो 8 क्यूब थे, यहाँ पे एक है ना, तो ऐसे पता नहीं लगा। बचाओ, इसके लिए यूट्यूब का सहारा लेते हैं, ऐसे नहीं करेंगे फिर आपको उससे ड्रॉ करने से भी समझ नहीं आएगा। ये क्या हो गया, मेरा टैब फ्रीज हो गया। हाँ देखो अब यहाँ पे इस वाले को देखो, ये हमारा चार्ज मान लो, एटम है ना, ये एटम, यस ठीक है सर। बेटा? ये एटम पॉजिटिवली चार्ज हो सकता था। यस। अब देखो ये बीच वाला एटम कितने क्रिस्टल्स में डिवाइडेड है? 8। दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे मार्क्ड दिख रहे हैं। यस। यस। तो 8 लैटिस के कोने पे, अब समझ आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 8 हो जाएगा, ठीक है? तो 1/8 क्यूब, ठीक है? ये आपका आंसर है। किसी बच्चे को अब डाउट है इसमें तीनों पार्ट्स में? एट द सेंटर ऑफ द क्यूब तो पूरा फ्लक्स क्यूब से ही जाएगा, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एट द कॉर्नर में रखोगे तो कितनों को चाहिएगा? 8 को। और फेस ऑफ द क्यूब पे रखोगे तो फेस में 2 टुकड़ों में जाएगा, ठीक है? आपने वो नहीं निकाली बेटा, उसको बोलते हैं डेंसिटी, निकालते थे हम लोग, हाँ, Yes, sir. केमिस्ट्री में, नंबर ऑफ एटम्स अलोंग द लाइन, अलोंग द, नहीं किया आपने? ठीक है, सब छोड़ देते हैं सर, हम ये भी छोड़ दिया।
चलो अब बात, गॉस लॉ समझ आया क्या बोलता है बेटा गॉस लॉ? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q by epsilon naught, where Q is अच्छा ठीक है। चलो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बताओ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ लिखो हेडिंग। ये तुम कैसे बताओगे? तो मैं बताऊंगा, ये हेडिंग लिख लो। ठीक है, तो आपको गॉस लॉ समझ आया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू Q by epsilon naught, वेयर Q इज द एनक्लोज्ड चार्ज। और गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस हो और उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज हो। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, हेडिंग डालो बेटा। डाल दी हेडिंग? Yes, sir. चलो अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एप्लीकेशन का पार्ट आया, सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हेडिंग मत डालना, बस समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक वर्ड को समझो, पढ़ो एक बार मन मन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो स्ट्रेट है वायर और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब बेटा क्या हो गया कि इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है ना, अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे थे ना, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। और वायर का मतलब क्या है कि लीनियर है, स्ट्रेट लाइन जैसा है, यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट है और लीनियर है, ये सब आया। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब ये ऊपर भी इन्फिनिट तक जा रहा है और नीचे माइनस इन्फिनिट तक जा रहा है। ठीक, अब ऐसे वायर के थ्रू अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दे दिया जाए तो कैसे निकालोगे? आपको एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए पता है ना क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r? Yes, sir. k क्यू बाय R r square. स्क्वायर। ठीक है, किसी पॉइंट p पर निकाला मैंने तो k क्यू बाय r स्क्वायर आया, किससे? एक चार्ज q की वजह से। लेकिन यहाँ पे तो कितने चार्जेस हैं इस वायर पे? Infinite. इनफाइनाइट चार्ज। अरे लेंथ ही इन्फिनिटी है तो चार्ज तो इनफाइनाइट होगा ही होगा। तो अब कैसे निकालोगे? हाँ, हो Gauss. गया सर क्वेश्चन में दर्द? छोटे से एरिया पे निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देंगे। वाह, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। इन्फिनिटी तक कैसे करोगे? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कर कैसे करोगे इंटीग्रेट? कौन सा सीरीज लगाओगे उसमें? टेलर सीरीज, कौन सा सीरीज, बहुत सारे होते हैं, है ना। तो हो तो सकता है उस तरीके से भी, लेकिन वो बहुत लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है, तो आप जो आपने पढ़ा था कंसेप्ट अब तक, उसने तो घुटने टेक दिया अब, है ना, हो गया घुटनों में दर्द। अब आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे अब? हमने पढ़ते हैं, अब बोलते हैं यार गॉस लॉ पढ़ा है तो उसी का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ से क्या करेंगे? अगर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं बेटा इसका, क्या मैं किसी इनफाइनाइट वायर को किसी गॉसियन सरफेस में बंद कर सकता हूँ? Yes, sir. कैसे? No, sir. वो अरे closed. कोई इनफाइनाइट चीज है, उसको कैसे बंद करोगे? No, sir. होगा ही नहीं। No, sir. नहीं होगा। कितना ही बड़ा गॉसियन सरफेस ले लो, इनफाइनाइट वाला तो बाहर निकलेगा उससे। Yes. लेकिन एक तरीका है बेटा कि क्या मैं एक सिलेंडर ले लूं जिसकी लेंथ भी इन्फिनिटी है। मैंने बोला यार एक सिलेंडर पकड़ लिया मैंने, ठीक है, और सिलेंडर के अंदर इसको बंद कर दिया, और इस सिलेंडर की लेंथ जो ले ली मैंने कि ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, Yes, ये sir. सिलेंडर भी इन्फिनिटी तक ही जा रहा है। जैसे तुम्हारी वायर इन्फिनिटी तक जा रही है ना, वैसे हमारा ये बाहर का गॉसियन सरफेस जो हमने सिलेंडर ज्यूम किया, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्या ऐसा ज्यूम किया जा सकता है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. तो इनफाइनाइट लेंथ का अगर सिलेंडर होगा तो वो इसको अंदर कैप्चर कर लेगा पूरे पूरे चार्ज को। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर क्या मैं बोल पाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस इज नथिंग बट Q by epsilon naught? यस सर। भाई अगर मैंने सिलेंडर को गॉसियन सरफेस ले लिया तो मैं ये बोल पाऊंगा कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट विल बी फ्लक्स। यस सर। ठीक है, चलो अब देखो इसको यही करेंगे हम। तो ये हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे निकाल देना है जो कि किसी डिस्टेंस पे है, एट ए गिवन डिस्टेंस। ठीक है तो हमने क्या किया बेटा, एक तो तरीका था कि एलिमेंट लेके, जैसे आपने बताया था कि एक एलिमेंट लिया, उसका लेमडा चार्ज डेंसिटी था, dx लेंथ था, तो हमें टोटल चार्ज एलिमेंटल चार्ज मिल गया dq। उसकी वजह से हम इक्वेटोरियल लाइन पे गए, फिर ई साइन थीटा और ई साइन थीटा दोनों बराबर थे, कट गए, ई कोस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में थे तो एडअप हो जाएंगे। इनको करके हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन
आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका कि ये इनफाइनाइट वायर थी, इसको बंद कर दो किसमें, इनफाइनाइट सिलेंडर। सिलेंडर। और इस सिलेंडर को क्या बोला मैंने, गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस बोल दिया। तो एक तरीका तो ये लेंथी वाला था, इसमें तो बहुत दिक्कत हो जाती है, कंपोनेंट स्प्लिट करो फिर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करो, नहीं हो पाएगा। ठीक है, टफ है। ये किया, गॉसियन सरफेस लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि गॉसियन सरफेस मैंने ले लिया, तो अब बेटा जो फ्लैट सरफेसेस होंगे, जैसे ये S1 और ये S2, इन दोनों सरफेसेस के थ्रू अगर आप फ्लक्स की बात करो तो कितना है इनके थ्रू फ्लक्स, क्यू बाय जीरो। जीरो, अरे जीरो होगा, क्यों, क्योंकि देखो, क्योंकि आपने ये देखा एट एवरी पॉइंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। Yes, sir. तो जो पॉइंट, जो दो ये एलिमेंट थे, या ये जैसे एक एलिमेंट आपने नीचे लिया एक ऊपर लिया, इनके थ्रू दोनों पॉइंट चार्ज हो गए ना, एक DQ पॉइंट चार्ज, एक दूसरा DQ। इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हर पॉइंट पे कैंसिल आउट करते चलेंगे। तो ऐसे जितने भी आपके इंडिविजुअल होंगे ना, जैसे मिरर इमेज बनता है ना, एक इधर की चीज दो सिमेट्रिक दूसरी साइड, तो उनके वर्टिकल कंपोनेंट आपको कैंसिल आउट होते हुए नजर आएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी रहेगा ना वायर के थ्रू, वो हमेशा इस वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। व्हेन दिस लेंथ ऑफ द वायर इज इनफाइनाइट, जब लेंथ ऑफ द वायर इन्फिनिटी रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड रहेगी या परपेंडिकुलर रहेगी इसके, रेडियली आउटवर्ड या फिर लेंथ के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमेशा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा ऐसा होगा। तो अगर मैं इस वायर को किसी भी सिलेंडर के अंदर कैप्चर करता हूं तो सिलेंडर के फ्लैट सरफेसेस के थ्रू क्या रहेगा फ्लक्स, जीरो। जीरो क्योंकि आपका जितना भी फ्लक्स आएगा वो केवल उसके कर्व्ड सरफेस एरिया से बाहर निकलेगा, फ्लैट सरफेस एरिया से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो जो S1 और S2 मैंने मार्क किया बेटा, इनकी वैल्यू जो है, इनके थ्रू फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर के हमेशा आपका परपेंडिकुलर लाई करेगा। ठीक है, ये हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर लाई करेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि केवल और केवल फ्लक्स आपका कौन से एरिया से निकलेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया से। स्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई 2 पाई आर एल। 2 पाई आर इज द लेंथ है ना पेरीमीटर, उसको एल से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पाई आर एल आ जाएगा, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एल। तो मैंने देखा यार कि जब ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर थे, ये कब थे, जब मैं फ्लैट सरफेसेस की बात कर रहा था, यहाँ पे S1 की और S2 की। तो एरिया वेक्टर इधर S1 है, ऊपर S1 ही मार्क कर देते हैं, कंफ्यूजन खत्म। ये S1 और नीचे वाला एरिया वेक्टर S2। तो ये दोनों परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जाहिर सी बात है इनके थ्रू फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया। जब ये पैरेलल होंगे, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल कब होंगे, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा होगा कर्व्ड सरफेस एरिया से। ठीक है, तो इस केस में हमारा थीटा 90 हो जाएगा। तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस ही हमारा फ्लक्स होता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इट शुड बी इक्वेटेड टू फ्लक्स, कब इक्वेट कर देंगे गॉस लॉ से, Q बाय एप्सिलॉन नॉट से। E डॉट डी एस विल बी इक्वेटेड टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है कि E आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एज इट इज रख लिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर को रखा 2 पाई आर एल। तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज को हमने, एनक्लोज्ड चार्ज को क्या रख दिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो जिस भी सेगमेंट की अगर बात करो, इनफाइनाइट लेंथ है ना, तो इनफाइनाइट लेंथ है लेकिन उसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट के थ्रू पूछा जाएगा, इन्फिनिटी तक नहीं पूछेगा। तो पर्टिकुलर सेगमेंट का पूछेगा तो लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर इसको सिंप्लीफाई करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मिल जाएगा एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द वायर, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला आपका आएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द वायर, और r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सर वो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया? लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बेटा देखो, क्यू एनक्लोज्ड जो है, इस ये हमारा गॉसियन सरफेस है L लेंथ का,
इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा जो इस वायर की यहाँ से लेकर, ये वायर है ना अंदर इसके, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो लेंथ है, उस लेंथ, वो लेंथ है एल, और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दे रखी है, कितनी, लेमडा ही दे रखी है। तो टोटल चार्ज क्या था भाई, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल था ना बेटा, तो आपने क्यू को क्या लिख दिया, लेमडा एल लिख दिया, और क्यू एनक्लोज्ड की जगह आपने लेमडा एल लिख दिया, और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज लिख दिया। तो टोटल चार्ज एनक्लोज इज लेमडा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपने वैल्यूज रखी, तो आपको क्या मिल गया, electric field at a distance of r from the center of, from the wire, from this wire is infinitely long wire is lambda upon 2 pi epsilon naught r। ठीक है, तो ये हमने पर्टिकुलर सेगमेंट लेके कैलकुलेशन कर ली, बट लेमडा तो आपका थ्रू आउट वैलिड रहेगा ना, लेमडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो वो तो आपकी गिवन है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उस पर लेमडा इज यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और r जिस दूरी पर आप निकालना चाहते हो, r इज द डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम दिस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फॉर्मूला लिख लो, ये लिख लिया, यस सर। चलो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब आपका इम्तहान की घड़ी आ गई, क्वेश्चन करो। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या पुट करेंगे? आप वैल्यू एप्सिलॉन के टर्म्स में निकाल दो, एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में। यस। तो फॉर्मूला क्या है, देखो बेटा क्वेश्चन देखो, एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद चार्ज डेंसिटी, आपको लेमडा की वैल्यू दे दी, राइट, लेमडा इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो भी गॉस लॉ से निकाला हमने, lambda is equal to लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, E इज इक्वल टू, अच्छा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इन्होंने पूछा, क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 0.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है, तो ये होती है वैल्यू, अगर आपको वैल्यू डाल के सॉल्व करना है तो ये डाल लो, नहीं तो ठीक है। हाँ चलो, E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेमडा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, दैट 2 इज into 2 10 इंटू raised to 10 टू 2 पावर माइनस 6। 6। ठीक है, और 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू
आर 20/100 आर इज आर कितना है बेटा 20 20 इंटू 20 सेंटीमीटर 10⁻²। ठीक है, 2 इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? करो सॉल्व करो, इसको कितना आ रहा है वैल्यू बताओ फटाफट। एक और आसान तरीका भी था, क्या क्या हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को से कंपेयर नहीं कर सकते? इसको लिख सकते थे ना यार, 2 लैम्डा अपॉन आर, 2 लैम्डा इंटू k अपॉन आर। भाई 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को 2k लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को 2k नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। तो 2k लैम्डा अपॉन आर कर लेते। k की वैल्यू थोड़ा इजी होती है कैलकुलेट करना, 9 × 10⁻⁹ होती है ना? तो उस तरीके से भी कर सकते हो इसको। तो फाइनली सॉल्व करो, किसी भी तरीके से करो, सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। जानवी 1.8 माइक्रो 1.8 माइक्रो बस इतना ही आएगा? यस सर 10⁻⁵ 10⁻⁵ 5 है ना, 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलाम्ब। ठीक है, तो आपको सॉल्व करोगे तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका था 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू दे रखी k/r सीधा रखते तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इजीली हो जाता। चलो, तो सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो आगे, देखो आगे क्या कराएंगे आपको। अब निकालना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट शीट। ठीक है, तो इनफाइनाइट प्लेन शीट है आपकी, यानी 2D शीट है। ये इनफाइनाइट है, इसका लेंथ भी इन्फिनिटी और विड्थ भी इन्फिनिटी है। ठीक है, और इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज प्रेजेंट है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जब होता है किसी एरिया पे तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी यानी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमें किसी दूरी r पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज सीट बेटा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो यार, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या आपको फील्ड लाइंस का पैटर्न ये नजर आएगा? यस सर। भाई आगे वाले पोर्शन में बाहर की तरफ और पीछे वाले में पीछे की तरफ, है ना, आउटवर्ड्स फ्रॉम द शीट हमेशा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पे। पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इधर भी बाहर की तरफ निकलेगा और उधर भी पीछे भी बाहर की तरफ निकलेगा ये। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ शीट। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो गॉस लॉ से कैसे करेंगे बेटा, देखो ये शीट थी आपकी रेड कलर की, वही शीट है। इसका लेंथ जो है वो भी इन्फिनिट तक जा रहा है और ब्रेड्थ भी इन्फिनिट तक जा रहा है, तो ये आपका हर डायरेक्शन में इन्फिनिटी है। बट क्या करेंगे, इस शीट का एक छोटा टुकड़ा लेंगे, ये वाला। ठीक है, a पोर्शन ऑफ द शीट, और इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे, इस पार्ट ऑफ द शीट को क्लोज करने की कोशिश करेंगे किसी गॉसियन सरफेस में। ठीक है, तो अगर एक टुकड़ा उठाया जाए शीट का बेटा, जैसे ये टुकड़ा है इनफाइनाइट शीट का, इसको टुकड़ा मान लो। अगर इसको मैं नीचे ड्रॉ करूं और कोशिश करूं कि ये मेरा किसी गॉसियन सरफेस के अंदर बंद हो जाए, अगर ये टुकड़ा मेरा किसी तरीके से किसी गॉसियन सरफेस के अंदर बंद हो जाए, तो कैसे करेंगे बेटा? हाउ टू डू दैट? सिलेंडर में सिलेंडर में, या फिर एक और आसान तरीका है, क्यूब के अंदर कर लें। यस क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर। ठीक है, ये शीट का एक टुकड़ा है, इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसे क्यूबॉइड के अंदर बंद कर लेता हूँ। ऐसे बढ़ाया इसको इधर
तो ऐसे एक क्यूबॉइड तैयार हो जाएगा मेरा, इसका एक साइड ये रहा और पीछे से भी यही क्यूबॉइड कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको क्यूबॉइड के अंदर बंद कर लिया। ऐसा क्यों किया बेटा? ताकि कैलकुलेशंस आसान हो जाए, है ना। कर तो किसी में भी सकते हो, सर्कल में भी कर लो, किसी में कर लो, स्फीयर में कर लो, कोई टेंशन नहीं है, बट हमें अपना कैलकुलेशन आसान करना है, ठीक है। तो ये टुकड़ा जो था मैंने इसको बंद कर लिया, किसमें? क्यूबॉइड में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है बेटा तो फील्ड लाइंस इसकी हमेशा ऐसे निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड। यस सर। ऐसे आएंगी बाहर की तरफ, यस सर। यस सर। और पीछे पीछे की तरफ निकल जाएंगी। यस सर। तो अब मुझे बताओ आपकी क्या इसमें दो ही सरफेसेस हैं जिनसे फ्लक्स बाहर आएगा, एक ये वाला S1 और एक पीछे वाला S2, बाकी सबसे जीरो sir. रहेगा। यस सर। यस। तो गॉसियन सरफेस जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो केवल दो ही सरफेसेस हैं जिनसे फ्लक्स बाहर आएगा, एक तो ये सामने वाला और एक पीछे वाला। यस। बाकी सभी जो सरफेसेस हैं उनसे कोई भी फ्लक्स नहीं जाएगा, केवल ये दो ही सरफेसेस हैं। क्यों बेटा? दो जो दूसरे हैं ना वो आपके जो एरिया है वो आपका फील्ड से परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर, और फील्ड आपका आपको बताया कि पैटर्न ये होगा। तो सिर्फ ये होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई फील्ड लाइन है ही नहीं, तो जो जो आपका जो दूसरे वाले एरियाज हैं उनसे कोई भी लाइन पास करेगी नहीं, तो केवल S1 और S2 से फील्ड लाइंस पास करेंगी। यस बेटा। तो अब ध्यान दो कि ऐसे ही दो एरिया हैं, ये पिछले वाला 1 और आगे वाला 2, ठीक है। इन्हीं दो एरिया के थ्रू फील्ड लाइन पास करेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पैरेलल है, कि एरिया नंबर 2 के केस में भी और 1 के केस में भी। तो केवल 1 एंड 2 आर द ओनली एरियाज जिनके थ्रू फील्ड लाइन पास करेंगी। कौन से एरिया से निकली हुई? ये अंदर वाला जो आपने एक छोटा टुकड़ा एनक्लोज किया है ना, ये छोटा टुकड़ा Yes, इनफाइनाइट sir. शीट का, इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस केवल एरिया नंबर 1 एंड एरिया नंबर 2 से पास करेंगी, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखते हुए मैं बोल सकता हूं कि बेटा गॉस लॉ के थ्रू कि भाई E डॉट ds जो होगा फ्लक्स थ्रू दीज टू गिवन एरिया इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। और E डॉट ds को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? एरिया अगर मैं एक वाले का एरिया A बोल दूं और इसका एरिया A बोल दूं तो दोनों का एरिया मिला के कितना हो जाएगा टोटल एरिया? 2A, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे गिवन हो तो मैं E को तो E एज इट इज लिख दूंगा और एरिया को 2A लिख दूंगा। तो E डॉट ds की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू EA या E इंटू 2A, है ना, टोटल एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसके लिए हुआ? केवल अंदर वाले जो आपने छोटा टुकड़ा एज्यूम किया उसके थ्रू, ठीक है। और कितना चार्ज एनक्लोज है बेटा इस वाले ये वाला जो पोर्शन है इसमें कितना चार्ज है? टोटल चार्ज अगर सिग्मा इज द एरियल चार्ज डेंसिटी एंड ए इज द एरिया, तो टोटल चार्ज कितना है? सिग्मा बाय 2f। सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए यार। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। क्यों? क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी बेटा? चार्ज अपॉन एरिया थी ना। यस सर। Q is equal to sigma into A. तो charge on this small part of the sheet is Q into सिग्मा इनटू सिग्मा इंटू मुझे और बुलवा दोगे तुम, तो सिग्मा इंटू A, ठीक है। इतने बार बोल रहा हूँ तो एक दो बार गलत करवा दे रहे हो तुम, है। सुनो, तो चार्ज कितना आया? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नोट। चार्ज आया सिग्मा ए और एप्सिलॉन नोट से डिवाइड किया तो फ्लक्स आ गया, और फ्लक्स ही होता है ई डॉट ds। ई डॉट ds कैलकुलेट किया बेटा, ई इज द इंटेंसिटी गिवन होती है, और एरिया कितना होगा? ये दो गॉसियन सरफेस के दो जो सरफेस आए थे S1 एंड S2 इनका एरिया। S1 का एरिया आपको दिया अगर A1, S2 का भी A दे दिया, दोनों को जोड़ोगे तो 2A एरिया आ जाएगा। तो एरिया की जगह 2A लिख दो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह E लिख दो, तो 2 इंटू EA बिकम्स सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नोट। इसको रीअरेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो ये कहाँ पे आया? एट अ डिस्टेंस ऑफ R X रुको, ये फील्ड, ये पैटर्न देखो, क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड है थ्रू आउट? यस सर। भाई इस सीट से चाहे आप 1 सेंटीमीटर दूर ले लो, चाहे इस सीट से आप 10 सेंटीमीटर दूर ले लो,
क्या दोनों ही केस में फील्ड लाइन की डेंसिटी आपको सेम नजर आ रही है? ना ये डेंसिटी Yes, बढ़ रही है ना sir. घट रही है, Yes, तो ये sir. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये आपका इन्फिनिटी तक सेम रहेगा, इन्फिनिटी तक सेम ही रहेगा, ये डिपेंड ही नहीं कर रहा दूरी पर, ये आर वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सीट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। Yes. लिख लो इस चीज को कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड सीट इज uniformly charged infinite seat is electric field due to uniformly charged infinite seat is E is equal to sigma upon 2 epsilon naught। यहाँ पे सिग्मा क्या है बेटा? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट Absolute permittivity. एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू लिख ली। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको आज ये नोट शेयर करूंगा, इसमें ये सारे के सारे हैं। देखो स्फीयर का आप पढ़ के आना एक बार, कि स्फीयर के 3 केसेस हैं, इनको फटाफट से पढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये तीनों के तीनों केसेस हैं, सेम तरीके से हैं। आपको एरिया कैलकुलेट करना है स्फीयर का। पहले एरिया आपको पता होगा, गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ कर पाओगे क्योंकि हमने स्फीयर के 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक बार इसको रीड करना, आपको समझ आएगा, फिर एक बार मैं आते ही कल रिवाइज करा दूंगा इसको। ठीक है, Sir, हाँ जी। PPP भेज देना। पीपीटी भेज, डीपीपी भेज देंगे, पीपीटी भेज देंगे, सब भेज देंगे। ठीक है।